वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और इसके पिछले पार्ट यानी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का सॉल्यूशन। और अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सब की फुल प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक का सॉल्यूशन, ठीक। और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स वाला चैनल है AK स्टडी 1024। यहाँ पर जो प्लेलिस्ट सेक्शन है या फिर जो होम वाला सेक्शन है, दोनों ही जगह पर आपको क्लास 8th की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, इसमें बोला गया है राणा वांट्स टू बाई शर्ट्स फॉर समर। Should he buy cotton shirt or shirt made from synthetic material? Advise राना giving your reason। मतलब कि जो राना है इसको शर्ट खरीदनी है गर्मियों के लिए। अब इसे कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल की, ये हमें राना को एडवाइस देना है और रीज़न भी बताना है कि हमने वो एडवाइस क्यों दी। तो इसका आंसर हो जाएगा राना शुड बाई कॉटन शर्ट फॉर समर। राना को कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए गर्मियों के लिए, बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब द स्वेट coming out of the body and the pores in the cotton allows easy evaporation and keeps our body cool। मतलब क्या है कि जो कॉटन का कपड़ा है वो पसीने को आसानी से सोख सकता है, जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। और कॉटन के कपड़े में पतले पतले जो पोर्स होते हैं वहाँ से आसानी से जो पसीना है उसका इवेपरेशन हो जाएगा, पसीना आसानी से हवा से सूख जाएगा। तो ये क्या होता है, इससे बॉडी जो होती है हमारी वो कूल रहती है। वेयर एज सिंथेटिक शर्ट्स डजेंट अब्जॉर्ब स्वेट। जबकि जो सिंथेटिक शर्ट है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर से जो शर्ट बनी होती है वो पसीना उतना अच्छा नहीं सोख पाती है। सो दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर्स। इसीलिए जो सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट्स हैं उनको गर्मियों में पहनना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो राना है इसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए अगर ये गर्मियों के लिए खरीद रहा है तो, क्योंकि जो कॉटन की शर्ट हैं उनसे हमारी बॉडी कूल रहती है, क्योंकि वो पसीनों को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बोला गया है गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे ये शो हो जाए कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ये नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको जो ये वर्ड है नॉन कोरोसिव, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। नॉन कोरोसिव का मीनिंग है ऐसा सब्सटेंस जो अपने आसपास की चीज़ों से रिएक्ट करके ऑक्साइड वगैरह के लेयर नहीं बनाता है, ठीक है। अगर वो लेयर बना लेता है ऑक्साइड की तो उसे बोलेंगे कोरोसिव। अगर वो लेयर नहीं बनाता है यानी आसपास की चीज़ों से रिएक्शन नहीं करता है तो हम बोलेंगे नॉन कोरोसिव। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ अगर मैं कोरोजन का, तो आप समझ सकते हो कि जो लोहे के सामान होते हैं उन पे आसानी से जंग लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो रस्ट का लगना भी एक तरह का कोरोजन है। इसी तरह से और भी कोरोजन होते हैं, रस्ट जिसमें से एक एग्जाम्पल था बस। जैसे कि चांदी के जो सामान होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे काले पड़ने लग जाते हैं क्योंकि चांदी के ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है जो कि ऑक्साइड की लेयर होती है चांदी की, ठीक। तो वो भी चांदी का कोरोजन है। इसी तरह से जो तांबे के सामान होते हैं उन पर हरे कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो वो भी एक तरह का कोरोजन है जो तांबे में होता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि जो प्लास्टिक है इसमें कोरोजन नहीं होता, ये शो करना है। मतलब कोरोजन नहीं होने का मतलब क्या है, जो इसका नेचर है ये नॉन कोरोसिव है, ये दिखाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा plastics are non-corrosive in nature, they do not react with water, air and materials contained in it, that is why they are used to store various kinds of material including many chemicals। मतलब जो प्लास्टिक्स होते हैं ये नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर, एयर या फिर आसपास के मटेरियल से जो इनके अंदर रखे गए यानी कि जिनको ये कंटेन कर रहे हैं। इसीलिए इनका यूज़ होता है अलग अलग तरह की चीज़ों को, अलग अलग तरह के मटेरियल्स को रखने का। यहाँ तक कि हम प्लास्टिक के बर्तनों में केमिकल्स भी रखते हैं क्योंकि ये केमिकल से भी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं या फिर प्लास्टिक है ये नॉन कोरोसिव होता है नेचर में। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल द क्लीनिंग केमिकल दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर इन प्लास्टिक बोटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स, ठीक है। जो क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं जैसे कि तेजाब वगैरह, ठीक है, तो आप उसको किस में रखते हो, प्लास्टिक की बोतल्स में, ठीक है। उनको आप मेटल में नहीं रखते हो क्योंकि अगर आप मेटल में रखोगे
तो एसिड वगैरह जो आप रख रहे हो, केमिकल वगैरह, वो लोहे या फिर दूसरे जो मेटल्स हैं उसकी बोतलों को कोरोड कर देंगे वहाँ पे आसानी से, लेकिन वो प्लास्टिक की बोतलों में कोरोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक का नेचर है ये नॉन कोरोसिव होता है। ठीक, इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है मैनी कंटेनर्स लाइक बकेट, मग, वाटर बॉटल्स, फूड कंटेनर्स आर मेड बाय यूजिंग प्लास्टिक। मतलब बहुत सी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे बाल्टी हो गई, मग हो गया, वाटर की बॉटल्स हो गई, फूड कंटेनर्स हो गए, टिफ़िन वगैरह, ये सब भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी चीज़ों से रिएक्शन नहीं करते, कोरोजन नहीं होता। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाता तो वो रिएक्ट करके कुछ जहरीला सब्सटेंस भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक का नेचर है वो नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें बोला गया है शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा टूथब्रश होता है इसका ये जो हैंडल है और जो ये ब्रिस्टल्स हैं, जो पतले पतले रेसे हैं, क्या ये दोनों सेम मटेरियल के बनाए जाने चाहिए या फिर नहीं, क्या हमारा आंसर है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो इसका आंसर है द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मतलब कि जो हैंडल है और जो ब्रिस्टल हैं ये दोनों अलग अलग मटेरियल के बनाए जाने चाहिए, बिकॉज क्योंकि द हैंडल ऑफ ब्रशेस शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल सो दैट इट कैन गिव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। मतलब कि जो हैंडल है, क्योंकि यहाँ से हम पकड़ते हैं तो ये हार्ड मटेरियल का बनाया जाना चाहिए ताकि जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो रह सके। बट ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स। मतलब कि जो इसके ब्रिस्टल हैं ये सॉफ्ट मटेरियल के होने चाहिए ताकि जो हमारे मसूड़े हैं उनको ये नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये हार्ड होंगे तो ये हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कट सकते हैं, उनसे खून आ सकता है। इसीलिए ये सॉफ्ट मटेरियल के होने चाहिए, जबकि जो हैंडल है ये हार्ड मटेरियल का होना चाहिए। मतलब कि दोनों चीज़ें अलग अलग तरह के मटेरियल की होनी चाहिए, सेम मटेरियल की नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। मतलब कि हमें प्लास्टिक को जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक अवॉइड करना चाहिए, इस बात पे कमेंट करना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। तो आंसर है हाँ, हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो, इसके निम्नलिखित कारण हैं, मतलब फॉलोइंग रीजन्स हैं। पहला रीज़न क्या है, सिंस प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब कि जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि ये सेवरल ईयर्स ले लेता है, डिकम्पोज होने में लाखों साल लग जाते हैं इसे, इसीलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये, और इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, इसीलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा रीज़न है बिसाइड्स दी बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली, इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। मतलब क्या है कि ये जल्दी से डिकम्पोज तो नहीं हो रहा है, तो अगर हम ये सोचें कि इसको हम जला देंगे तो इसके छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। अगर हम इसे जलाएंगे, ठीक है, तो ये पूरी तरह से जलता नहीं है, और जलने के बाद इसमें से बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो मतलब प्लास्टिक का जो सामान है उसको जला के भी हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। इससे अच्छा है कि प्लास्टिक को अवॉइड ही किया जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैंने लिखा है समटाइम्स काउज एंड अदर एनिमल्स मे ईट प्लास्टिक्स प्रेजेंट इन दी गार्बेज विच मे चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इवन कॉज डेथ। मतलब क्या है कि बहुत बार जो गाय वगैरह होती हैं या दूसरे जानवर होते हैं वो प्लास्टिक के सामान या फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह को खा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें खाने का सामान लपेट के फेंक देते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो कई बार उनकी सांस की नली वगैरह में फंस जाती है, कई बार उनकी वो आंत के अंदर, पेट के अंदर जाके फंस जाती है, तो इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है प्लास्टिक बैग्स ड्रेन्ड इन वाटर बॉडीज कॉज थ्रेट टू एक्वाटिक लाइफ ऑल्सो। मतलब कि आजकल क्या है कि हम बहुत सारा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्लास्टिक बैग हो गए या फिर प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, ये सब जो वाटर बॉडीज़ हैं, नहरें हो गई, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, इन सब में इकट्ठा हो रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे जो प्लास्टिक का सामान नदियों में इकट्ठा हो रहा है, इससे वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है, जो जलीय जीवन है, जो पानी के अंदर चीज़ें रहती हैं,
ठीक है, मछलियाँ वगैरह दूसरे जीव जंतु, उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। ठीक, जो 5वां पार्ट है इसमें लिखा है द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन एंड सीवेज पाइप्स दस कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल। मतलब कि जो पॉली बैग्स हो गए, पॉलीथीन वगैरह या फिर दूसरी जो पन्नियाँ आती हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सीवर वगैरह में जाके या फिर पाइपलाइंस वगैरह में जाके फंस जाती हैं, तो इससे भी बहुत से ट्रबल्स होते हैं, बहुत सा नुकसान हो जाता है, बहुत से कष्ट होते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट थे कुछ जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक को जहाँ तक पॉसिबल है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें हमें मैचिंग करनी है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्या है, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर को हम किससे मैच कर सकते हैं, फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल ईजिली। जब मैंने आपको पॉलीएस्टर के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फैब्रिक होता है, इससे जो बुनाई करके फैब्रिक बनाया जाता है, वो आसानी से सिकुड़ता नहीं है, व्रिंकल नहीं होता, उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती आसानी से। ठीक, इसके बाद क्या, टेफ्लॉन। इसकी मैचिंग हम कर सकते हैं यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। ठीक है, बहुत से ऐसे फ्राइंग पैन आते हैं जिसमें खाना वगैरह चिपकता नहीं है। ठीक है, वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं टेफ्लॉन से, मतलब ये नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं। ठीक, इसके बाद है रेयॉन। तो इसकी मैचिंग हम कहाँ से करेंगे, इसकी मैचिंग हम करेंगे प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। इसको वुड पल्प की मदद से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे क्या है, नायलॉन। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक ही चीज़ बची, इसे मैच कर देंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड सॉकिंग्स। ठीक है, तो इनका यूज़ पैरासूट वगैरह बनाने में किया जाता है। तो मैचिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इस क्वेश्चन में बोला गया है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, मतलब क्या है कि जो हम सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं, ठीक है, यानी जो मैन मेड फाइबर हैं, ये असलियत में हमारी मदद कर रहे हैं वनों के संरक्षण में, मतलब जंगल का बचाव हो रहा है इससे। इस बात पे कमेंट करो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा द सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये वो फाइबर होते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। दे आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। ये किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। सो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन प्लांट्स और एनिमल। इसीलिए जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड नहीं करते। मतलब कि ना तो हम पेड़ पौधों को काटते हैं इसके लिए, ना ही जानवरों को मारते हैं, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर बनाएंगे तो हमें जंगल नहीं काटने पड़ेंगे, पेड़ पौधे नहीं काटने का मतलब क्या, जंगल नहीं काटने पड़ेंगे, जानवरों को नहीं मारना पड़ेगा। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, ये कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, दस दी फॉरेस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड। वही मैंने आगे लिखा जो मैंने आपको समझाया कि इस तरह से जो जंगल है अब वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स। So indirectly we can come to the conclusion that manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest। ठीक है, तो indirectly हम कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सिंथेटिक फाइबर ये हमारी हेल्प कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ये असलियत में एक एक्टिविटी करके दिखानी है इसमें हमें। इसमें बोला गया डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमें शो करना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि वो प्लास्टिक जिनको हीट देने पे पिघल जाते हैं, इनकी शेप चेंज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। हालांकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कंडक्टर नहीं होते हैं, वो भी पुअर कंडक्टर ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो फिलहाल हमें थर्मोप्लास्टिक की बात करनी है। तो इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मान लो हमने एक बैटरी ली, ठीक, और एक बल्ब लिया, और इसके सर्किट को हमने कुछ इस तरह से बनाया कि बीच में एक गैप रह गया। ठीक है, ये जो सर्किट के लिए वायर यूज़ किए, मान लो एक कॉपर की वायर है और बीच में यहाँ पर क्या छोड़ दिया मैंने, एक गैप छोड़ दिया। अब देखो, अब अगर यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगा किसी कंडक्टर से तो जाहिर सी बात है बल्ब जलना चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो करंट को कंडक्ट नहीं करती है, मतलब वो पुअर कंडक्टर होगी, तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। और हमें चेक किसको करना है, थर्मोप्लास्टिक को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट, कोई भी थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाके जोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या करंट इसमें से फ्लो होता है, मतलब बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता है। ठीक,
तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हमने कनेक्ट किया तो बल्ब तो जला ही नहीं, ठीक है, बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी कि जो बल्ब है ये जल नहीं रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ कि बल्ब नहीं जला? जाहिर सी बात है यार, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाया होगा ना। हुआ क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं हो पाया, यहाँ से करंट गया, इसके बाद एंट्री नहीं मिली करंट को, ठीक। क्यों? क्योंकि जो इनकम्प्लीट सर्किट होता है, ओपन सर्किट जिसे बोलते हैं, वहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करता। मतलब जो आपको यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है, असलियत में यहाँ पे भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। आपको याद रखना है, ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पर करंट फ्लो ना करने का क्या कारण है? हमें पता है भाई, कॉपर वायर तो यार कंडक्टर है बहुत अच्छा, तो जाहिर सी बात है जो ये थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट हमने लगाया, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब मान लो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट ना होता, ठीक, और यहाँ पे हम वायर ही लगा देते, तब क्या होता? तब बल्ब जल जाता, ये बल्ब जो है तब क्या होता? ग्लो करने लग जाता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमने पहले लगाया था यानी थर्मोप्लास्टिक, वो पुअर कंडक्टर था। जैसे हमने उसे हटा के वायर जोड़ी, बल्ब ग्लो हो गया। तब क्योंकि जैसे ही तार हमने लगा दिया तो अब होगा क्या, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी सर्किट जो है अब कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बल्ब है इसीलिए जल जाएगा, ठीक। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब इसको लिखना कैसे है देखो, ठीक है, आपको दो फिगर बनानी है, ये वाली और ये वाली, और इसमें लिखना है, इसमें बल्ब नहीं जलता यानी थर्मोप्लास्टिक आपने यूज़ किया। यहाँ पे आपको लिखना है, इफ़ वी मेक एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूजिंग कॉपर वायर, ए थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट, ए बल्ब एंड ए बैटरी एज सोन इन द फिगर, द बल्ब डज नॉट ग्लो। मतलब कि अगर हम कुछ ऐसा सेटअप बनाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि नो करंट फ्लो थ्रू द थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट, इनकम्प्लीट सर्किट है। मतलब कि जो थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट है यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सर्किट हो गया, अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। हाउएवर इफ़ द थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, मतलब अगर थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाए सर्किट से और तार जोड़ दी जाए, द बल्ब ग्लोज अप, तब बल्ब जलने लग जाता है। दिस शोज दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब जैसे हमने इसको हटाया बल्ब जल गया, ठीक है, तार लगा, इसका मतलब क्या, यही रुकावट था। इसका मतलब है थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो इस आइकन पे क्लिक करके कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।